नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सदानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल और CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 8 और टॉपिक है हमारा शाम एक किसान। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आइए पहले हम जानते हैं उनके बारे में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अनेक कृतियाँ लिखी, यानी उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। वे हिंदी के कवि एवं साहित्यकार दोनों रूप में जाने जाते हैं। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, यानी जिस देश में बाल साहित्य नहीं है, वह देश समृद्ध नहीं कहलाता है। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इसलिए जो बच्चे होते हैं, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो वो बाल कथाएं जो होती हैं उनको प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको प्रोत्साहित करती हैं अनेक अच्छे कार्यों के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर जिस देश में बाल साहित्य नहीं होगा, वह देश समृद्ध नहीं कहलाएगा और उसका भविष्य भी उज्जवल नहीं रह सकता, यानी उसका भविष्य भी जो है देश का उज्जवल नहीं होगा। क्योंकि बच्चे ही जब बड़े होते तो अपने देश का भविष्य उनके हाथों में होता है। वो किस प्रकार अपने देश के अंदर रहते हैं, किस प्रकार देश को चलाते हैं। आते हैं हम उनकी रचनाओं पर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाओं पर। उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जैसे उन्होंने काव्य रचनाएं लिखी हैं। तीसरा सप्तक, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनों नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले, काला कोयल आदि। और तो और उन्होंने कथा साहित्य में भी अपना योगदान दिया है। कौन कौन से? पागल कुत्ते का मसीहा, कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा आदि। और उन्होंने बाल कथाओं के साथ उन्होंने नाटक में भी अपना योगदान दिया। उनके जो नाटक, लिखित नाटक होते थे, वह क्या था, उस पर एक एकांकी नाटक लोग जो स्टेज यानी मंच पर शो किया करते थे, जिसमें से था कि बकरी। इसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में इसका उल्लेख मतलब वर्णन है। उनको कई भाषाओं में यह पुस्तक मिलेगी आपको। और इस पर एक एकांकी नाटक किया गया था। और उनकी क्या थी? यात्रा स्मरण, बाल कविता, नाटक, बाल नाटक आदि पर भी उन्होंने लेख लिखे। उन्होंने कई रचनाएं इन पर भी लिखे हुए हैं। अब हम आते हैं इस कविता पर जो उन्होंने लिखी है, शाम एक किसान। इसमें उन्होंने प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण किया है, यानी वर्णन किया है कि उसमें असराहनीय है। क्यों असराहनीय? कि उन्होंने एक पहाड़ को किसान के रूप में प्रस्तुत किया है। शाम का समय है, प्राकृतिक दृश्य है सुंदर एकदम। और जब सूरज ढलता है तो जैसे किसान क्या होता है, जब घर पे आता है खेत से काम करके, तो कहता है वो शांत बैठता है। उसी प्रकार पहाड़ को बताया गया किसान के रूप में। आइए पहले हम कठिन शब्दों को जानते हैं। साफा का अर्थ होता है सिर पर बांधने वाली पगड़ी। चीलम का अर्थ हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु, यानी जो हुक्का होता है उसके ऊपर मट्टी का एक बना होता है जिसमें आग रखते, उसको बोलते हैं चीलम। फिर चादर सी, यानी चादर के समान। दहक रही है, यानी जल रही है। पलाश यानी एक प्रकार का वृक्ष जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। यह एक पेड़ होता है जिस पर जब शाम होती है तो उसके जो लाल फूल होते हैं वो अपने आप पेड़ से अलग होने लगते, नहीं वो पेड़ से अलग यानी वो गिरने लगते हैं। आइए अब हम चलते कविता पर। लेखक ने इस कविता में इतना सुंदर वर्णन किया कि जो पहाड़ है वो किसान के रूप में है और कैसा लगता है, उसके आगे देखते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश की जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। यानी लेखक का कहने तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो किसान के रूप में जाड़े की शाम की प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है, यानी ठंड की शाम है, जाड़े की शाम है, और जो पहाड़ है जिसको किसान के रूप में दर्शाया गया है वह किस प्रकार लग रहा है और वो किन किन उदाहरणों के माध्यम से यह बात व्यक्त करते हैं।
वो बोलते हैं कि इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है, यानी पहाड़ क्या है, एक बैठे हुए ऐसे किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे की तरह, यानी पहाड़ के ऊपर जो आकाश दिख रही है वो क्या लग रहा है लेखक को, वह किसान के सर पर बंधे साफे की तरह, यानी क्या था, साफा का सिर पर बांधने वाली पगड़ी के समान वह प्रतीत हो रहा है। आगे फिर पहाड़ नीचे जो बहती हुई नदियां हैं वो क्या लग रही हैं, वो घुटनों पर रखी चादर सी दिख रही हैं, यानी पहाड़ नीचे जो नदियां बह रही हैं वह किसका रूप बता रहा लेखक कि जैसे चादर के समान लग रही हैं। और तो और जो पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, यानी जो पलाश के पेड़ हैं वो क्या फूल क्या है, वो लाल अंगीठी के समान दिख रहे हैं, यानी लाल अंगीठी यानी जो आग होते, आग के होते ना, कोयला जब जलता तो अंगीठी वो लाल, उसी के समान वह दिख रहे हैं। और तो और पूर्व क्षितिज पर घना होता, यानी अंगीठी के समान पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसे, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है, यानी लेखक का तात्पर्य क्या है कि जो पूर्व क्षितिज में घना होता अंधकार झुंड, यानी जो अंधकार का जो घना झुंड हो रहा है वह भेड़ जैसे झुंड बैठती है उस प्रकार उस तरह प्रतीत हो रहा है। और तो और जो चिलम डूबता सूरज क्या दिख रहा बता रहा है, जो डूब जब शाम हो रही है ठंड की, जो सूरज डूब रहा है वह क्या सुलगती चिलम के समान की भांति दिख रहा है, यानी डूबता सूरज चिलम के समान दिख रहा है। आप देखो जब चिलम आप बनाते होता है, जब लोग हुक्का पीते तो जब चिलम बनाते हैं तो पहले आग तेज होती है, यानी सूरज की रोशनी तेज है, जब शाम होती है तो क्या है सूरज ढल धीरे धीमे धीमे उसकी जो तपन है, जो आग के जो तेज है वो धीरे धीरे कम हो रही है, यानी सूरज की रोशनी धीरे तो कैसे एकदम हल्का शाम धूमिल जैसा दिखता है, उसी प्रकार वह बता रहा लेखक कि यहाँ पर वही चीज हो रही है, यानी आग सुलगती आग क्या धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। यह पूरा दृश्य बड़ा ही शांत, मतलब इतना शांत वातावरण है उस प्रकार प्रतीत हो रहा है। आते आगे कवि पंक्ति पर, अचानक बोला मोर जैसा कि आवाज दी सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठ सूरज डूबा अंधेरा छा गया। अब यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही है, अचानक उसको क्या होता है कि कवि को जाड़े के शाम के प्राकृतिक दृश्य का जिसमें भी चित्रण वही बात कर रहा है कवि कि अचानक मोर बोल उठता है, यानी अचानक उसके कानों में मोर के बोलने की आवाज सुनाई देती है। उसको लेखक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बोलता है कि अजी सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है, यानी घटना बदलना यानी कि चिलम उलट जाती है, यानी जब जैसे घटना जैसे कि सूरज डूब जाता है तुरंत ही लेखक जो अपनी कल्पना की दुनिया से जागृत हो जाता है, यानी वह सपना जो सोचता है उस कल्पना से बाहर आता है, वो देखता है कि शाम हो चुकी है, सूरज डूब गया है। और जो फूल हैं किसके फूल थे, यहाँ पे लिखा है ये पलाश के जो फूल है वो अचानक वो मतलब पेड़ से गिरने लगते हैं, यानी लेखक को लगता है कि चिलम अचानक आवाज़ सुन के ही चिलम गिर जाती है, यानी चिलम उल्टा हो जाता है, उल्टा यानी हाथ से छूटता तो कैसे तो पलट जाता है, उसी प्रकार चिलम यानी जो है आग पलाश के फूल है वो गिर जाते हैं, यानी आग बुझ जाती और धुआं उठने लगता है, यानी हल्की हल्की धुआं यानी धुंध जो होती है वह दिखने लगती है और सूरज डूब जाता है, यानी अंधेरा छाने लगता है और सूरज उसमें डूब जाता है। आप डूबते सूरज को देखा ना आपने कैसे डूबता है, तो वही इसी बात का लेखक वहाँ पर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। फिर शाम ढल जाती और रात अंधेरा छाता, यानी सूरज डूब जाता है तो क्या हुआ घनघोर अंधेरा छा जाता है, यानी पलाश का फूल किसके लिए कहा गया है, सूरज की जो हल्की जो और रोशनी होती है उसके लिए यहाँ पर लेखक ने इसका वर्णन किया है कि जब सूरज की रोशनी पूरी डूब जाती है तो अंधकार छा जाता है। विद्यार्थियों एक बार कठिन शब्दार्थ फिर से देख लीजिए। विद्यार्थियों प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।